नमस्कार दोस्तों, डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पहला पाठ जो कि पाषाण काल है उसको लेकर आया हूँ, जो कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह सभी नोट्सों का निचोड़ है, बहुत ही शॉर्ट में बनाया गया है और बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाषाण काल। पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्व विभाग के निर्देशक, इसके निर्देशक हैं सर जॉन मार्शल, इसके निर्देशक हैं। और पुरातत्व विभाग की नींव जो पड़ी थी वह 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय पड़ी थी। तो पाषाण काल इतिहास का वह कालखंड जिसमें मनुष्य की समस्त गतिविधियों का केंद्र बिंदु हो, उसे पाषाण काल खंड को पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल को जानने का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, क्योंकि इस काल का मानव पढ़ा लिखा नहीं था। अतः पाषाण काल को जानने का एकमात्र स्रोत वह है पुरातात्विक स्रोत है। उसके माध्यम से हम उसका अध्ययन करेंगे। भारतीय प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का श्रेय अंग्रेज अधिकारी डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। इन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंगडूर नामक स्थान से 2 पाषाण उपकरण, पहला तीर और दूसरा तीर का फलक और दूसरा पाषाण का छुरा प्राप्त किया। और 1863 ईस्वी में भूगर्भ वैज्ञानिक, यह पूछता है कि कौन से वैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्व थे। तो भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पल्लवरम से हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, इसको हैंड एक्स भी कहा जाता है, प्राप्त किया। इन्हें पाषाण काल का जनक कहा जाता है। तो पाषाण काल के जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट को माना जाता है। और 1935 ईस्वी में डी टेरा पीटरसन के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल ने भारत के प्रागैतिहासिक क्षेत्रों का दौरा किया। और 1950 ईस्वी में स्टुअर्ट पिगॉट महोदय ने प्री हिस्टोरिक इंडिया का प्रकाशन किया, जिसमें भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन को एक नई दिशा प्रदान की। तो पाषाण काल का विभाजन देखते हैं। पाषाण काल का विभाजन, इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, जिसका समय है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। और दूसरा है मध्य पाषाण काल को 10,000 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक बांटा गया है। इसके बाद अंतिम में तीसरा नवपाषाण काल विभाजन 700 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक किया गया है। और चलिए एक एक करके अब पढ़ते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या है? इस काल की प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल का मानव घुमंतु, शिकारी और खाद्य संग्राहक अवस्था में था। इस काल का मानव फल, फूल,
कंदमूल, मांस तथा मछली खाता था और पेड़ों, झाड़ियों, नदियों के किनारे व गुफाओं में निवास करता था। नर्मदा नामक घाटी के पास 14 लाख वर्ष पूर्व मानव की खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। इस काल का मानव आग से परिचित नहीं था, किंतु वह आग का प्रयोग करना नहीं जानता था। और पूरा पाषाण काल का भी विभाजन हुआ है। तो नंबर 1 पूरा पाषाण काल, इसका समय है 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। उसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को भी 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व में बांटा गया है। इसके बाद आता है उच्च पुरा पाषाण काल। इसका विभाजन 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक किया गया है। तो चलिए इसके आगे अब पूरा पाषाण काल को पढ़ते हैं। इसका अन्य नाम है, जैसे इसको सोहन संस्कृत के नाम से जानते हैं, या चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति जो कि उत्तर भारत में इसका नाम है, और मद्रासियन संस्कृति या हैंडेक्स संस्कृति इसको दक्षिण भारत में कहा जाता है। तो सोहन संस्कृति नंबर 1 सोहन संस्कृति। सोहन संस्कृति यह पाकिस्तान स्थित सिंधु की सहायक नदी सोहन नदी घाटी के पास स्थित चैत्रा नामक स्थान से हमें पत्थर के चापर, चापिंग व पेबुल नामक उपकरण मिलते हैं। पूर्व पाषाण काल के उपकरण क्वार्टजाइट नामक पत्थर से बने थे। नंबर 2 मद्रासियन संस्कृति। 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम से रॉबर्ट्स ब्रूसफुट ने हाथ की कुल्हाड़ी, जिसको हैंड एक्स कहते हैं, हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया, इसलिए इसे मद्रासियन संस्कृति कहा जाता है। अब मध्य पूरा पाषाण काल को पढ़ते हैं। तो इसका प्रमुख उपकरण जैसे फलक, बेधनी, छेदनी, खुरचनी जो कि महाराष्ट्र के निवासा से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे न्यवसायी चरण भी कहा गया है। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति कहा गया है। और नंबर 3 है उच्च पुरापाषाण काल। इसके प्रमुख उपकरण हैं जैसे पत्थर का ब्लेड, ब्यूरिन और अर्थ निर्मित उपकरण। तो होमो सैपियन मानव का प्रादुर्भाव इसी काल में हुआ तथा नए चमकदार उद्योगों की स्थापना इसी काल में हुई। इलाहाबाद में बेलन घाटी से हमें अस्थि निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा मिली है। यह पिछली बार रियल्टी के पेपर में आया था। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित अब्दुल्लागंज से हमें भीमबेटका की गुफाएं प्राप्त हुई हैं और वहां से लगभग 600 शैलचित्र मिले हैं। यह लाल, हरा और नीले रंगों का प्रयोग करके हिरन, बारहसिंगा, भैंसा और शिकार का चित्र बनाया गया है। भीमबेटका की गुफा को 1958 ईस्वी में B.S. वाकंकड़ महोदय ने खोजा। अगला है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के जनक हैं C.L. कार्लायल
और इसकी प्रमुख विशेषता है नंबर 1, मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता पशुपालन था। मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता तथा दूसरा बकरी थी। पशुपालन का साक्ष्य हमें आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और बागौर राजस्थान, जो कि राजस्थान में पड़ता है, से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल की दूसरी विशेषता सूक्ष्म औजारों का प्रयोग था, यानी छोटे छोटे औजार उसमें बनाए जाते थे और इन औजारों की लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर हुआ करती थी। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच में स्थित होने के कारण इसे संक्रमण काल भी कहा जाता है। यह पूछा जाता है कि संक्रमण काल किसे कहा जाता है। इस काल में उपकरण निम्नलिखित हैं, जैसे नंबर 1 भेदनी, छेदनी, खुरचनी, ब्लेड, बीवरिन, जो कि अर्धचंद्राकार और समतल चतुर्भुज प्रकार के थे, और ये उपकरण आर्केट, जैस्पर, कैल्सीडोनी तथा स्फटिक पत्थरों से बने हुए थे। और प्रमुख स्थल देखते हैं तो कौन कौन से स्थल से क्या क्या चीज़ प्राप्त हुए हैं। तो जैसे नंबर 1 है बागौर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से यह मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल था। यहाँ से मानव के कंकाल भी मिले हैं तथा यहाँ से पालतू और जंगली दोनों प्रकार के जानवरों की अस्थियाँ मिली हैं। नंबर 2 है आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से गाय, बैल, भेड़ की अस्थियाँ तथा गधे का टूटा हुआ भाग मिला है। और अगला है लंगनाज, जो कि गुजरात में पड़ता है। यहाँ से 14 नर कंकाल मिले हैं। अगला है बीरभानपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ से लकड़ी का उपकरण मिला है। अगला है सराय नाहर, जो कि पट्टी तहसील के प्रतापगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यह मध्य पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल है। और यहाँ सराय नाहर से क्या क्या चीज़ मिले हैं, तो जैसे स्तंभ गर्त के प्रमाण मिले हैं और मानव कंकाल मिले हैं। एकल समाधान प्राप्त हुए हैं। युद्ध का प्राचीनतम प्रमाण भी मिला है। चूल्हे का प्राचीनतम साक्ष्य तथा राखी का ढेर प्राप्त हुआ है। यानी राखी का ढेर जैसे जैसे लगाया जाता है, यहाँ से सरायनाहर से मिले हैं। अगला स्थान आता है महदहा। महदहा से जो महदहा है वह पट्टी जिले के पट्टी तहसील के प्रतापगढ़ जिले में स्थित उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ से युग्म समाधान प्राप्त हुआ है। स्तंभ गर्त का प्रमाण प्राप्त हुआ है। मृग श्रृंगों की माला मिली है। अस्त के उपकरण मिले हैं। झील, बूचड़खाना, कब्रिस्तान व निवास क्षेत्र भी मिला है। चूल्हे का साक्ष्य व राख का ढेर भी प्राप्त हुआ है। अगला स्थान आता है दमदमा। यह भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के तहसील पट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और दमदमा से 41 समाधान तथा एक साथ 3 लोगों का दफनाया जाना, इसके अलावा हाथी के दांत के लटकन, गाय, बैल, भेड़ और बकरी की अस्थियां और सींग के उपकरण मिले हुए हैं। अगला स्थान आता है
विंध्य क्षेत्र जो कि मिर्ज़ापुर तहसील में पड़ता है और यह इसका राज्य है मध्य प्रदेश। तो यहाँ से अनेक गुफाएं, शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। यहीं से लेखैया नामक स्थान से 17 नरकंकाल मिले हैं। अगला काल है जो उसका नाम है नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल के जनक जॉन लुबाक को माना जाता है और इनकी लिखी हुई पुस्तक है प्री हिस्टोरिक टाइम। तो गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को क्रांति का काल कहा है, क्योंकि इसी काल में सर्वप्रथम मनुष्य ने कृषि व अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया। इसी काल में सर्वप्रथम चाक का आविष्कार हुआ, जिस पर लाल तथा गुलाबी रंग के मृदभांड बनाए गए हैं। इसी काल में मनुष्य ने आग का प्रयोग करना सीखा। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि आग का प्रयोग करना मनुष्य ने किस काल में सीखा, तो इसका उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल में, तथा इसी काल में पहिए का आविष्कार हुआ। नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने तांबे से परिचित था। और नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं जैसे मेहरगढ़, जो कि यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ से 7000 ईसा पूर्व गेहूँ की 3 प्रजातियाँ और जौ की 2 प्रजातियाँ उगाने का साक्ष्य मिला है। विश्व में सर्वप्रथम कपास उगाने का साक्ष्य भी यहीं से मिला है, यानी मेहरगढ़ से। यहाँ से गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, भैंसा आदि के अस्थियों के प्रमाण मिले हैं, तथा तांबा गलाने का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। यहाँ से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा तक अवशेष मिले हैं। अगला आपका स्थल आता है लहुरा देव, जो कि संत कबीर नगर जिले के यूपी राज्य में पड़ता है। तो यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के बीच के मध्य चावल उगाने का सर्वप्राचीन साक्ष्य मिला है। अगला स्थल है चौपानी मांडो, जो कि इलाहाबाद क्षेत्र के यूपी जिले में पड़ता है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व में ही चावल उगाने का साक्ष्य मिला है। यहाँ से साझा चूल्हे और मधुमक्खी के छत्ते के आकार की झोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। यानी मधुमक्खी के जैसे यहाँ पर बहुत गजिन बस्तियाँ ऐसे बहुत गजिन बस्तियाँ बनाई गई थी, इसीलिए इसको मधुमक्खी के छत्ते के आकार का बताया गया है। यह स्थल जो है कि पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों से संबंधित था। अगला स्थल है चिरांद, जो कि बिहार में पड़ता है। यहाँ से घास फूस के मकान तथा मृग श्रृंगों के उपकरण तथा उत्तर दक्षिण दिशा में कब्र के प्रमाण मिले हैं। अगला स्थल है उतनूर, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से राख का टीला या भस्म का टीला मिला है। इसको यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रश्न पूछा जाता है कि राख का टीला किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश के उतनूर से। अगला स्थान है बुर्ज होम, जो कि है जम्मू कश्मीर में आपका पड़ता है। यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं
और यहीं मनुष्य के साथ साथ कुत्ते भी दफनाए गए हैं। इसके साथ भेड़, बकरी आदि दफनाए जाने का भी प्रमाण मिला है तथा यहाँ से तांबे के बाड़ाग्र मिले हैं। आपका अगला स्थल है गुम्फ कराल, जो कि इसका अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। यह स्थल आपका जम्मू कश्मीर से मिला है। यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य, हड्डी के औजार तथा अत्यधिक मात्रा में मृद्भांड के साक्ष्य मिले हैं। आपका अगला स्थल है नागार्जुनी कोंडा, जो कि यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है और यहाँ से घर्षित औजार के साक्ष्य मिले हैं। अगला स्थल है संगन कल्लू, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ से राख के ढेर मिले हैं। अगला स्थल है पिकली हल, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है और यहाँ से भी राख का ढेर और अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अगला आपका स्थल है महगढ़ा, जो कि इलाहाबाद जिले के उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। यहाँ से पशुपालन, पशुबाड़ा तथा गौशाला के प्रमाण मिले हैं। अगला काल है ताम्रपाषाण काल, जिसको अंग्रेजी में कैल्कोलिथिक एज या चाल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है। इतिहास का वह कालखंड जिसमें पाषाण खंडों के साथ साथ ताम्र धातुओं का प्रयोग होने लगा, उस काल को हम पाषाण काल या ताम्रपाषाण काल के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत में सर्वप्रथम ग्राम संस्कृत की स्थापना इन्हीं ताम्रपाषाणिक लोगों ने किया। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी, जिसकी खोज 5000 ईसा पूर्व के आसपास हुई। वैश्विक स्तर पर सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग मेसोपोटामिया, जो कि ईरान में पड़ता है, के लोगों ने किया, जबकि भारत में यह 3500 ईसा पूर्व के आसपास प्रयोग में लाया गया। अगला है कायथा संस्कृति और इसका समय है 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। यह संस्कृति हड़प्पा सभ्यता की कनिष्ठ और समकालीन संस्कृति थी। यहाँ से तांबे के उपकरण के साथ साथ पाषाण उपकरण भी पाए गए हैं। यहाँ से लगभग 40 बस्तियाँ मालवा क्षेत्र से मिली हैं। यहाँ से एक घर में 28 कंगन एवं 2 अलंकृत कुल्हाड़ी या हस्तकुठार मिले हैं। अगला है मालवा संस्कृति, जिसका समय है 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। इसका विकास नर्मदा घाटी में हुआ। इस संस्कृति में मिट्टी, बांस, घास फूस के मकान मिले हैं, जिन पर जामती आँख बना है। इस संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ से पाए गए काले रंग के मृद्भांड हैं। इस संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल एरण, नागदा और नौदा टोली है। नौदा टोली का उत्खनन HD संकालिया ने करवाया था। अगला है जोरोए संस्कृति और इसका समय है 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक। इसका विकास पुणे, जो कि अहमदनगर में पड़ता है, और यह महाराष्ट्र में है।
इस संस्कृत के महत्वपूर्ण स्थल जैसे जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, इनामगांव और चंदौली सर्वप्रथम पटसन का साक्ष्य और टोटीदार बर्तन का साक्ष्य जोरवे संस्कृत से मिला है। इस संस्कृत का सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद है और यहाँ से तांबे का रथ मिला है। इस संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ से कलश समाधान मिले हैं। कलश समाधान के साक्ष्य जोरवे संस्कृत से और तांबे का रथ भी यहीं से मिले हैं, दैमाबाद से, जिसे ये अपने घर के अंदर फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। इनाम गांव से मात्र देवी की प्रतिमा मिली है। यहाँ से एक 5 कमरों वाला मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार और 1 कमरा वृत्ताकार मिला है। यह भारत की प्राचीनतम ग्रामीण संस्कृति थी। तो इस प्रकार से पाषाण काल का ये पाठ समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तभी आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।